नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी में। मैं योगेश धाकड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी जो बात चल रही थी वो बायोलॉजी की चल रही थी। 12th क्लास की बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर जो था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था, जिसमें हमने देखिए फ्लावर की स्ट्रक्चर देख ली थी। फ्लावर की स्ट्रक्चर के बाद अपन ने फ्लावर के जितने भी भाग वगैरह थे वो सारे उनके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात जो लैंगिक जनन होता है, उस लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जिसमें मैंने बताया था कि लैंगिक जनन की सबसे मुख्य घटना कौन सी होती है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन होती है। निषेचन से पहले की घटना क्या कहलाती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट या निषेचन पूर्व घटनाएं। और निषेचन के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या निषेचन पश्चात घटनाएं कहते हैं। क्लियर है बात, यहाँ तक अपनी हुई थी। फिर अपनी घटनाएं जो चल रही थी, पहली घटना जो चल रही थी वो किस में चल रही थी, एंड्रोशियम में। अर्थात जो नर जनन भाग होता है जिसका नाम होता है पुमंग या उसे क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, कि उस एंड्रोशियम में कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती है। जिसमें अपन ने बताया था कि सबसे पहले अपन ने बताया था कि एंड्रोशियम की इकाई को स्टामन कहते हैं। स्टामन जो होता है, स्टामन में जो लोब्यूलर पार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एंथर कहते हैं। ठीक है, एंथर के अंदर अपन ने एंथर की संरचना पढ़ ली थी कि एंथर जो होता है, एंथर की सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है। उसके बाद की लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, एंडोथीशियम। मिडिल लेयर के बारे में पढ़ लिया था और टेपिटम के बारे में पढ़ लिया था। इन सभी की चर्चा करने के बाद अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपने लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें एक पोलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल जो होती है वो स्पोरिक मियोसिस, ठीक है, स्पोरिक मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन करके क्या करती है भाई, अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, ये चारों लघु बीजाणु जो होते हैं एक किस्म टेट्राड में या चतुष्क में उपस्थित होते हैं, जिसे अपन लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है ना, या माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की अपनी बात हो गई थी। उसके बाद अपन ने जो लघु बीजाणु होता है, ये लघु बीजाणु ही आगे किसका निर्माण करता है, पोलन का निर्माण करता है। ठीक है ना, मतलब पोलन में क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। तो अपन ने पोलन की स्ट्रक्चर भी देख ली थी। देखिए, पोलन की स्ट्रक्चर में आपने कुछ संरचनाएं देखी थी, कौन कौन सी देखी थी कि पोलन में सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं अपन, एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्साइन। ठीक है ना, अर्थात बाह्य चोल कहते हैं, बाह्य चोल। बाह्य चोल के बाद इसके अंदर जो वाली जो परत होती है, चिकनी परत अर्थात कंटिन्यूअस लेयर जो होती है, जिसका नाम अपन ने दिया था बेटा इंटाइन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, इंटाइन, जिसको अपन बोलते हैं अंतः चोल कहते हैं, अंतः चोल। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि पोलन जो होता है, इस पोलन का साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक झिल्ली से परिबद्ध होता है, या एक प्लाज्मा झिल्ली से क्या होता है, परिबद्ध होता है। मतलब एक प्लाज्मा झिल्ली भी मिलती है इसमें। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली भी मिलती है। उसके बाद इसमें बताया था कि एक संरचना होती है जिसका नाम क्या होता है, जर्मपोर। ठीक है, सारी संरचनाओं के बारे में अपन की चर्चाएं हो चुकी थी बेटा, और सारी संरचनाओं के अपन ने कार्य भी पढ़ लिए थे। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीटोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीटोफाइट अर्थात नर युग्मोद्भिद का विकास। कि देखिए, नर युग्मोद्भिद का विकास जो होता है बेटा वो पोलन के अंदर ही होगा, ऐसा नहीं है पोलन के बाहर होगा, पोलन के अंदर ही बनेंगे। ठीक है ना, इसी वजह से इस टॉपिक को एक और नाम देते हैं अपन पोलन मैच्योरेशन, कि पोलन जो होता है वो मैच्योर होकर कितने कोशिकीय संरचनाओं में परिवर्तित होता है। ठीक है ना, मेनली जो 60% एंजियोस्पर्म है, हालांकि आगे आएगा ये फिर से, 60% एंजियोस्पर्म में पोलन 2 कोशिकीय अवस्थाओं में रहता है। किससे पहले, परागन से पहले। और 40% में परागन के पश्चात कितने अवस्थाओं में रहता है, 3 कोशिकीय अवस्थाओं में रहता है। तो देखिए, इससे पहले अपन बात करते हैं कि आपको मेल गैमीटोफाइट अर्थात नर युग्मोद्भिद का विकास किस तरह से करना है, कि एक परागकण जो होता है वो परागकण मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से करता है। देखिए, सबसे पहली जो चर्चा आती है अपनी कि जो आपका परागन होता है, परागकण पोलन, ठीक है ना, पोलन ग्रेन जो होता है, इस पोलन ग्रेन या परागकण जो होता है इसे नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका। ठीक है ना, प्राइमरी सेल ऑफ मेल गैमीटोफाइट। ठीक है ना, मतलब ये मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है आपका पोलन, चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। अब उसके बाद बात करते हैं, देखिए आपके डायरेक्ट संरचना दे रखी है,
ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नरी युग्मोद्भिद का विकास होता कैसे है। कि देखिए जब से सबसे पहले जो पोलन होता है बेटा, इस पोलन में क्या होता है, आपका माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। लेकिन याद रखना ये समसूत्री विभाजन जो होता है ये और समसूत्री विभाजनों की तरह नहीं होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। और ये कौन सा होता है, अनइक्वल। कैसा होता है, अनइक्वल, अर्थात असमान समसूत्री विभाजन होता है। कैसा समसूत्री विभाजन होता है, असमान समसूत्री विभाजन संपन्न होगा। देखिए इसमें देख भी रखा है, आपके जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स बनाए हैं मैंने, एसिमेट्रिक तंतु, ठीक है ना। होता क्या है देखिए कि आपका जो पोलन होता है, पोलन जो होगा ये अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन करेगा या असमान समसूत्री विभाजन करेगा। देखिए ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के हैं, और चाहो तो आप इसको अलग से देखिए, इस तरह समझ सकते हो कि ये आपका क्या हो गया बेटा, पोलन हो गया, ठीक है, पोलन, ठीक है। जल्दी जल्दी बना देते हैं थोड़ा। ये पोलन जो होगा ये क्या करेगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, वो सॉरी अनइक्वल माइटोसिस, अनइक्वल माइटोसिस, ठीक है, अनइक्वल माइटोसिस करेगा। अब आपको भी पता है चाहे कोई सा भी विभाजन हो, चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, कोई भी तरह का विभाजन हुआ, ये विभाजन आपको भी पता है कितने भागों में होता है, 2 भागों में, ठीक है। मैं आपकी इंटरफेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी डिविजनल फेज भी कितने भागों में संपन्न होती है, 2 भागों में। एक होती है आपकी कैरियोकाइनेसिस और एक होती है आपकी साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब केंद्रक का विभाजन, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका द्रव का विभाजन। तो पहले ये करेगा बेटा अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस करेगा। पहले कौन सा करेगा, अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस करेगा, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस में देखिए आपका क्या होगा बेटा, इस तरह से एक तो आपका क्या बनेगा, एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा क्योंकि ये अनइक्वल है, असमान है, ठीक है। और एक इसमें क्या बनेगा बेटा, छोटा न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है ना। इस बड़े न्यूक्लियस को जो नाम देंगे उसका नाम होगा आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस अर्थात कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक नाम होगा। और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा आपका, जनरेटिव, जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस बोले तो जनन केंद्रक, कौन सा होगा, जनन केंद्रक, ठीक है। उसके बाद दूसरी अवस्था कौन सी आएगी आपकी, अनइक्वल, इसमें दूसरी कौन सी आएगी, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस में क्या होगा बेटा, एक बड़ी कोशिका बनेगी बड़े केंद्रक वाली, एक कैसी बनेगी, बड़ी कोशिका बनेगी बड़े केंद्रक वाली, ठीक है। और एक छोटी कोशिका बनेगी, मैंने इसी में बना दिया है, अलग से नहीं बनाया है डायग्राम, इसे देख लीजिए। हाँ देखिए एक बड़ी कोशिका और एक बड़े, क्या इसके पास क्या होता है, बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो इस कोशिका को नाम अपन क्या देते हैं, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अपन कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, ठीक है। दूसरी जो आती है आपकी छोटी कोशिका होती है जिसमें छोटा केंद्रक उपस्थित होता है, उसे अपन कहते हैं जनरेटिव सेल। कौन सी सेल कहते हैं, जनरेटिव सेल कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। और इस तरह से आपकी जो ये 2 कोशिकीय संरचना बनी है, ये 2 कोशिकीय संरचना जो बनी है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, मेल गैमेटोफाइट नाम दिया जाता है। इसी को क्या नाम दिया जाता है, मेल गैमेटोफाइट। फिर से सुनिए बात क्या हुई थी चर्चा अपन कर रहे थे कि आपको डेवलपमेंट पढ़ना है कि मेल गैमेटोफाइट जो है, मेल गैमेटोफाइट किस तरह से बनता है। कि जो आपका पोलन होता है, ये पोलन के अंदर ही 2 कोशिकीय, ये पोलन जो है ये 2 कोशिकीय संरचनाओं में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये सामान्य 2 कोशिकीय में नहीं परिवर्तित होगा, इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, जो कैसा होगा, असमान माइटोटिक डिवीजन या असमान समसूत्रीय विभाजन होगा, जिसमें सबसे पहले अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस होगा, अर्थात असमान केंद्रक विभाजन होगा, जिसमें एक बड़ा केंद्रक बनेगा और एक छोटा केंद्रक बनेगा। बड़े केंद्रक का नाम वेजिटेटिव न्यूक्लियस और छोटे का जनरेटिव न्यूक्लियस, अर्थात कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक। उसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होगा और प्रॉपर 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसमें बड़ी कोशिका जिसके पास इर्रेगुलर शेप का या असमान संरचना का एक केंद्रक उपस्थित होगा, जिसकी साइज जो होगी वो बड़ी होगी, उसका नाम क्या होगा, वेजिटेटिव सेल। और एक छोटी कोशिका होगी जिसके अंदर छोटा केंद्रक उपस्थित होगा, उसका नाम क्या होगा बेटा, जनरेटिव सेल।
और इस तरह से ये दो कोशिकीय जो संरचना बनती है, इस दो कोशिकीय संरचना को अपन क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मोद्भिद कहते हैं। अब संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं कि नर युग्मोद्भिद जो होता है इसकी कायिक कोशिका क्या काम करती है और इसकी जनन कोशिका क्या कार्य करती है। ठीक है, तो मैं ये सारे डायग्राम आपको बताए हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए डायग्राम्स क्या क्या है। इनमें आपका कई बार नामांकन करवा लेता है नीट में। जैसे ये इसमें क्या होती हैं, रिक्तिका होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल्स। ये इसमें क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। ठीक है ना, ये वैक्यूल जो है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, वैक्यूल है। ठीक है ना, ये एसिमेट्रिक तंतु या आपके कौन है, ये स्पिंडल फाइबर हैं, स्पिंडल फाइबर। ठीक है ना, स्पिंडल फाइबर हैं, तरकु तंतु जिनको बोलते हैं। ठीक है ना, और ये आपकी दो कोशिकीय मेल गैमेटोफाइट बन गया। ठीक है ना, तो देखिए आगे की बात करते हैं अपन कि जो आपका मेल गैमेटोफाइट बना है, इस मेल गैमेटोफाइट में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, और जो भी संरचनाएं हैं इन संरचनाओं को अपन, इन संरचनाओं के क्या क्या कार्य होंगे। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि मेल गैमेटोफाइट जो होता है उसकी प्रथम कोशिका कौन होती है, उसकी प्रथम कोशिका किसको कहते हैं, पोलन को कहते हैं। अर्थात पोलन ही मेल गैमेटोफाइट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, वेजिटेटिव सेल की। अर्थात वेजिटेटिव सेल या इसी को बोलते हैं कायिक कोशिका। पहला आता है आपका नर युग्मोद्भिद में वेजिटेटिव सेल, या इसी को क्या कहते हैं बेटा अपन, कायिक कोशिका, या इसी का एक और नाम है ट्यूब सेल। क्या नाम है इसका का, ट्यूब सेल। क्यों कहेंगे वो अभी आपको बताते हैं। देखिए वेजिटेटिव सेल की यदि बात करी जाए तो देखिए इसकी अगर साइज की बात करी जाए, साइज कैसा होगा, इसका बिगर होगा, अर्थात साइज जो होगा अर्थात आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। इसमें अगर न्यूक्लियस की बात करी जाए, न्यूक्लियस की यदि बात करी जाए तो न्यूक्लियस भी कैसा होगा, इसमें बड़ा होगा। ठीक है ना, उसके बाद यदि इसमें बात करी जाए तो बेटा इसमें पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ क्या होते हैं, संचित होते हैं, अर्थात आपके न्यूट्रिशंस जो होते हैं, ठीक है, स्टोर्ड न्यूट्रिशंस मिलते हैं इसमें। ठीक है ना, यहाँ तक बात आई समझ में कि वेजिटेटिव सेल जो होती है, ये वेजिटेटिव सेल का साइज जो होता है ये कैसा होगा, बड़ा होगा, अर्थात बड़ी कोशिका जो होगी वो वेजिटेटिव सेल होगी। इरेगुलर शेप का, इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, बड़ा होगा तथा अनियमित आकृति का होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा तथा अनियमित, बोले तो इरेगुलर शेप का होगा। ठीक है ना, उसके बाद इसमें बात करते हैं, इसमें पोषक पदार्थ क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब देखिए काम क्या करती है, पोषण का भी थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन इसका मेन काम जो है, इसका मेन काम जो होता है बेटा ये पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब आप जानते हो, नहीं जानते हो तो सुनिए, पोलन ट्यूब के निर्माण में सहायक होती है। किसमें, पोलन ट्यूब के निर्माण में सहायक होती है। अर्थात आपकी देखिए जो ट्यूब सेल जो है, इसी वजह से इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं अपन ट्यूब सेल देते हैं। अर्थात आपकी इसी सेल का मतलब ट्यूब सेल बोले तो आपकी वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका, इसी का साइटोप्लाज्म जो होता है, इसी का साइटोप्लाज्म जो होता है वो आगे जाके किसका निर्माण करता है, आगे जाके किसका निर्माण करवाता है, पोलन ट्यूब का। अर्थात पोलन ट्यूब में अगर पूछा जाए कि पोलन ट्यूब में किसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो वो किसका होता है बेटा, वेजिटेटिव सेल का या कायिक कोशिका का साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। क्लियर है बात, यहाँ तक बात आई समझ में। ये किसकी बात हुई, वेजिटेटिव सेल की। उसके बाद बात करते हैं अपन जनरेटिव सेल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, जनरेटिव सेल बोले तो जनन कोशिका, जनन कोशिका की बात करते हैं। ठीक है ना, जनरेटिव सेल जनन कोशिका। ठीक है ना, जनरेटिव सेल जो होती है ये कैसी दिख रही है आपको, लेंस के आकार की दिख रही है, नहीं दिख रही, लेंस के आकार की होती है। ठीक है ना, उसके बाद आती है ये कैसी होती है, साइज में स्मॉलर अर्थात छोटी होती है, छोटी होती है। ठीक है ना, उसके बाद इसके बाद न्यूक्लियस भी कैसा होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस भी कैसा होगा, देखिए इसका न्यूक्लियस जो होगा ये कैसा होगा बेटा, स्पिंडल शेप का, स्पिंडल शेप का होगा। ठीक है ना, स्पिंडल शेप। ठीक है, या अपन इसको बोल सकते हैं छोटा होगा, और साइज कैसा होगा उसका, छोटा होगा। क्लियर है बात। तो ये आपकी किसके बारे में हुई, जनरेटिव सेल के बारे में। ठीक है ना, स्पिंडल शेप का, स्पिंडल शेप आप समझते हो ना कि मतलब इस तरह से तरकू जैसी संरचना, कैसी संरचना, तरकू रूपी। तरकू रूपी संरचना के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि
इसको जनरेटिव सेल जो होती है, इसका जो न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस को बेटा आगे गति करनी होती है पोलन ट्यूब में। किसमें गति करनी होती है? पोलन ट्यूब में गति करनी होती है। और पोलन ट्यूब में गति करने के लिए ये तर्कु रूपी केंद्रक का पाया जाना एक तरह का क्या है? अनुकूलन है। ठीक है ना, मतलब ताकि वो आसानी से क्या कर सके? पोलन ट्यूब में गति कर सके। पोलन ट्यूब बार बार में आ रहा है कि पोलन ट्यूब होती क्या है कि देखिए, जब आपका पॉलिनेशन हो जाता है, क्या हो जाता है? पॉलिनेशन को बोलते हैं अपन परागन। परागन की प्रक्रिया किसे कहते हैं? कि जब आपके पोलन जो होते हैं इस तरह से ये पोलन जो है ये किधर ट्रांसफर हो जाते हैं बेटा? स्टिग्मा पर। पोलन का किधर ट्रांसफर होना? मेल पार्ट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ठीक है ना, जब पोलन इस जगह पर ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बाद इस पोलन का क्या होगा बेटा? जर्मिनेशन, अर्थात अंकुरन। पोलन का क्या होगा? अंकुरन। और अंकुरन के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? अंकुरन के परिणाम स्वरूप पोलन ट्यूब का क्या होता है? विकास होता है। किसका होता है? पोलन ट्यूब का इस तरह से विकास होता है। तो बार बार में अपन इस पोलन ट्यूब की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इतनी सी बात है, ज़्यादा बातें हैं नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। और एक चीज़ और अगर आप याद रख सकते हो तो याद रखना, एक जगह पर लिखा हुआ है कि आपकी जो जनरेटिव सेल होती है ये फ्लोटिंग करती रहती है, तैरती रहती है वेजिटेटिव सेल के ही किसमें तैरती रहती है? साइटोप्लाज्म में। कि जो आपकी वेजिटेटिव सेल अर्थात कायिक कोशिका जो है, ये कायिक कोशिका का देखिए आकार बहुत बड़ा है, हालांकि चित्र में एक जगह फिक्स करके दिखा रखा है। ठीक है ना, बाकी जो ये फ्लोट करती रहती है, किसमें फ्लोट करती रहती है? आपकी कायिक कोशिका में। कौन सी सेल? जनरेटिव सेल, अर्थात जनन कोशिका जो होती है वो कायिक कोशिका में ही तैरती हुई अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपकी किसके बारे में हुआ भाई? जनरेटिव सेल के बारे में हुआ। ठीक है, आगे एक बहुत महत्वपूर्ण नोट आने वाला है, पहले इसको एक बार देख लीजिए। वेजिटेटिव सेल की यदि बात करी जाए, वेजिटेटिव सेल इसी को कहते हैं कायिक कोशिका, इसी को कहते हैं ट्यूब सेल। इसका केंद्रक जो होता है आकार में बड़ा होता है, तथा इसका केंद्रक आकार बड़ा होता है और कोशिका भी बड़ी होती है। ठीक है ना, इसके केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है? अनियमित आकार का होता है। इसमें संचित मात्रा में क्या मिलते हैं? इसमें भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थ या न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसका मेन काम क्या है? कि पोलन ट्यूब के निर्माण में सहायक होती है। कि जो पोलन ट्यूब होती है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं अपन? ट्यूब सेल। जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब में किसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है? आपके वेजिटेटिव सेल का ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आती है जनरेटिव सेल की यदि बात करी जाए तो जनरेटिव सेल कैसी होती है? लेंस के आकार की होती है, छोटी होती है। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो तर्कु रूपी संरचना अर्थात स्पिंडल शेप का होता है और छोटा होता है। ठीक है ना, यही कोशिका जनन कोशिका कहते क्यों है इसको? क्योंकि यही कोशिका है जो आगे जाके किसका निर्माण करेगी? नर युग्मकों का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? नर युग्मकों का निर्माण करेगी। अब सुनिए, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक महत्वपूर्ण नोट आने वाला है, उसके लिए मैं इसको मिटाऊंगा सारे को। ठीक है, देखिए इधर ही समझाऊं क्या? नहीं, इसको मिटा देते हैं एक बार। ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट सुन लीजिए बेटा, बीएससी नर्सिंग के फॉर्म 29 तारीख से शुरू हो चुके हैं। ठीक है ना, ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट के लिए सूचना है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के RUHS बीएससी नर्सिंग के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 29 तारीख से स्टार्ट हैं, 18 जून लास्ट डेट है। सभी बच्चे फॉर्म भरिए। 100 नंबर का पेपर आता है मात्र। ठीक है, 33 नंबर की फिजिक्स आती है, 33 नंबर की केमिस्ट्री आती है और 34 नंबर की आपकी क्या आती है? बायोलॉजी आती है। ठीक है, केवल और केवल 12th का सिलेबस आता है, बहुत ईजी पेपर आता है। तो इस वजह से आप तैयारी में जुट जाइए। देखिए आगे की यदि बात करी जाए कि देखिए आपकी मैं बात कर रहा था कि भाई जो आपका देखिए ये सभी का संरचनाएं जो हैं, ये सभी कार्य जो हो रहे हैं ये आपके किस में हो रहे हैं बेटा? ये हो रहे हैं बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया में। किस में हो रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया में। मतलब आपका पोलन बन रहा है। ठीक है, अर्थात लघु बीजाणुधानी में। किस में हो रहे हैं? लघु बीजाणुधानी। ठीक है, लघु बीजाणुधानी में हो रही है सारी घटनाएं कि लघु बीजाणु भी उसमें ही बना, उसके बाद वो किस में परत चेंज हुआ? पोलन में। और पोलन किस में? मेल गेमिटोफाइट में चेंज हुआ।
अब बात करते हैं कि जब इस लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी की जो चारों लघु बीजाणुधानी होती है वो मिलकर क्या बनाती है आपका एंथर, या ऐसे ही बोल सकते हैं एक एंथर में कितनी लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती हैं, 4 उपस्थित होती हैं। जब इस एंथर का डिहाइसेंस होता है, एंथर का क्या होता है बेटा, डिहाइसेंस होता है। डिहाइसेंस मतलब स्फुटन जब होता है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब एंथर का स्फुटन होता है तो परागकण कितने कोशिकीय अवस्थाओं में होता है। जो पोलन होता है, पोलन वो कितने सेलुलर फेज में या कितने कोशिकीय अवस्थाओं में होगा, कितने सेलुलर फेज में होगा या कितने कोशिकीय अवस्थाओं में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना आपके 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म में पोलन जो होता है, अर्थात पोलन बोले तो क्या, परागकण, ये परागकण कितने कोश की अवस्था में होता है, 2 कोशिकीय या 2 सेलुलर फेज में, 2 सेलुलर फेज में होता है। ठीक है ना, अर्थात कौन कौन सी में होगा, अर्थात एक इसमें कौन सी होगी, एक होगी जनरेटिव सेल होगी और एक कौन सी होगी, वेजिटेटिव सेल होगी। क्लियर है। ठीक है, परागकोश का एंथर का डिहाइसेंस होगा, स्फुटन होगा और परागकण मुक्त होगा। और परागकण जो है अभी कितनी कोश की अवस्थाओं में, 2 कोश की अवस्थाओं में है। क्लियर है बात। ये 2 कोश की अवस्थाओं में ही इस पोलन का क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन होगा। आगे की घटनाएं सुन लीजिए, क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, अर्थात इसका क्या होगा बेटा, परागन होगा। परागन होकर ये कहाँ पर जाकर गिरेगा, कहाँ पर जाकर गिरेगा, स्टिग्मा पर जाकर गिरेगा। किधर गिरेगा, स्टिग्मा पर। ठीक है, और स्टिग्मा पर गिरने के बाद इसका क्या, कौन सी घटना होगी, पोलन जर्मिनेशन। किसकी घटना होगी, पोलन जर्मिनेशन की घटना होगी। ठीक है ना, पोलन जर्मिनेशन की घटना होगी। और पोलन जर्मिनेशन की घटना के बाद पोलन जर्मिनेशन के जो रिजल्ट आता है, अर्थात पोलन जर्मिनेशन अर्थात परागकण के अंकुरन के पश्चात क्या होता है आपका, परागकण के अंकुरन के पश्चात पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। और इस पोलन ट्यूब में देखिए आपकी सबसे पहले आपकी जो जनरेटिव सेल जो होती है इस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाती है। कौन सी सेल, जनरेटिव सेल, क्योंकि वेजिटेटिव सेल जो है वो तो पोलन ट्यूब का निर्माण करके नष्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जनरेटिव सेल जो है, जनरेटिव सेल जो होगी वो किस तरह आएगी, पोलन ट्यूब में। और इस पोलन ट्यूब में आकर ही ये क्या करेगी, एक बार फिर से क्या करेगी बेटा, माइटोटिक डिवीजन। और ये लास्ट डिवीजन होगा, याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि अधिकांश आवर्तबीजियों में, ठीक है, कि अधिकांश आवर्तबीजियों जो होते हैं उनके जो नर भाग में लास्ट डिवीजन कहाँ होगा, वो पोलन ट्यूब में होगा। किस जगह पर होगा, पोलन ट्यूब में होगा। और ये किसका निर्माण करती है बेटा, 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है, अर्थात 2 मेल गैमेट्स का निर्माण करती है। दिख रहा है ना इतना, ठीक है ना, ये किसका निर्माण करती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये किसका निर्माण करती है, 2 मेल गैमेट्स का। तो मतलब आप समझ गए कि 60% आवर्तबीजी जो होते हैं उनका पोलन जो होता है जब वो परागकोश से या एंथर से जब बाहर निकलता है तो वो कितने कोश की अवस्था में होता है, 2 कोश की अवस्था में होता है। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट आता है इसमें, इस चीज़ से अपन दूसरी बात भी समझ सकते हैं कि 60% आवर्तबीजियों में मेल गैमेट का निर्माण, किसका निर्माण, मेल गैमेट अर्थात नर युग्मकों का निर्माण जो होगा बेटा, नर युग्मकों का निर्माण क्या होगा, आफ्टर पॉलिनेशन। कब, आफ्टर पॉलिनेशन अर्थात परागन के पश्चात तथा और आफ्टर पोलन जर्मिनेशन एंड आफ्टर पोलन जर्मिनेशन अर्थात परागकण के अंकुरन के पश्चात। किसके, परागकण के अंकुरन के पश्चात होगा। 2 चीज़ें याद हो गई आपको, ठीक है। उसके बाद अगली 2 चीज़ें आपको आप ऐसी याद हो जाएंगी। आपको तो कितने का याद रखना है कि 60% आवर्तबीजियों में, फिर से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 60% आवर्तबीजी जो होते हैं उनका परागकण जब एंथर के डिहाइसेंस के बाद जब फ्री होता है, एंथर के डिहाइसेंस के बाद जब बाहर निकलता है तो वो इस अवस्था में होगा। इस अवस्था मतलब 2 सेलुलर स्टेज में होगा, 2 कोश की अवस्थाओं में, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होगी, एक जनरेटिव सेल। फिर इसी फेज में या इसी अवस्था में इसका क्या हो जाएगा बेटा, पॉलिनेशन। इस डायग्राम से भी समझ लीजिए, इसी से किसका क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन देखो इधर भी समझा रखा है, इसी से इसका क्या होगा, पॉलिनेशन होगा अर्थात परागन होगा। परागन होने के पश्चात ये कहाँ जाएगा, स्टिग्मा पर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहीं पर इसका पोलन का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा अर्थात परागकण का क्या होगा, अंकुरन होगा। अंकुरन के परिणाम स्वरूप जो पोलन ट्यूब का विकास होगा और पोलन ट्यूब में कौन सा आपका जनरेटिव सेल जो होगी वो नीचे की तरफ आएगी, पोलन ट्यूब में आएगी।
और पोलन ट्यूब में आने के बाद जब वो ओवरी के पास पहुंच जाएगी तो उस जगह पर आपके ये फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगी, जो कि नर भाग में सबसे अंतिम क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन होता है। और उसके बाद ये क्या कर लेगी, 2 मेल गैमेट का निर्माण कर लेगी। ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई कि भाई मेल गैमेट जो आपका पोलन होता है 2 कोश की अवस्थाओं में है, और आपका मेल गैमेट्स का निर्माण कहाँ हो रहा है, पोलन ट्यूब में। इससे दूसरा फैक्ट भी निकलता है, आपसे पूछ सकता है कि आवर्त बीजियों में, अधिकांश आवर्त बीजियों में नर युग्मक अर्थात मेल गैमेट का निर्माण कब होता है, तो कब होता है, आफ्टर पॉलिनेशन अर्थात परागन के बाद, तथा आफ्टर पोलन जर्मिनेशन अर्थात पोलन के या पोलन जर्मिनेशन या परागकण के अंकुरन के बाद होता है। उसके बाद बात आती है कि आपके 40% एंजियोस्पर्म में कौन सी कहानी होती है, अर्थात बच्चे कुछ जो भी एंजियोस्पर्म है आपके 40% एंजियोस्पर्म, उनमें याद रखना कि जो पोलन होगा पहले क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। ये माइक्रोस्पोर जो होगा ये किस में ये आगे जाके किस में मैच्योर होगा, पोलन में। पोलन से क्या बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, और मेल गैमेटोफाइट में ही आपकी एक तो कौन सी सेल होगी, एक तो सेल कौन सी होगी, इधर बना देता हूँ। मेल गैमेटोफाइट में एक तो आपकी कौन सी सेल हो जाएगी, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये तो कौन सी होगी, वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव सेल जो होगी, कौन सी सेल बेटा, जनरेटिव सेल जो होगी ये क्या करेगी, माइटोटिक डिवीजन कर लेगी। कब से पहले, पॉलिनेशन से पहले ही क्या कर लेगी, समसूत्री विभाजन कर लेगी या माइटोटिक डिवीजन कर लेगी। और माइटोटिक डिवीजन करते ही ये क्या बना लेगी, 2 क्या बना लेती है, मेल गैमेट्स का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है, मेल गैमेट्स का निर्माण कर लेती है। आ गई बात समझ में। तो देखिए 40% आवर्त बीजियों में पहले माइक्रोस्पोर बनेगा, पोलन बनेगा, और फिर उसके बाद मेल गैमेटोफाइट बनेगा। और मेल गैमेटोफाइट बनने के पश्चात जो जनरेटिव सेल होगी वो उसी जगह अर्थात एंथर के अंदर ही क्या कर देगी, समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमेट्स बना लेगी। तो आप खुद बताइए 40% एंजियोस्पर्म जो होंगे उनके पोलन जो होगा जब एंथर से बाहर निकलेगा तो वो कितनी सेलुलर फेज में रहेगा, 3 सेलुलर फेज में या 3 कोशिकीय अवस्थाओं में रहेगा। कितनी में रहेगा, 3 कोशिकीय अवस्थाओं में। इसका उदाहरण आप लेना चाहते हो तो हेलोपेटेलिया और पोर्टुलेका भी आता है। इसका उदाहरण कौन सा आता है आपका, हेलोपेटेलिया। 2 उदाहरण मेरे को याद है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं। एक तो आता है आपका हेलोपेटेलिया, और एक आता है पोर्टुलेका। ठीक है ना। हेलोपेटेलिया को तो बंदर बाटी कहते हैं, हेलोपेटेलिया का नाम क्या है, बंदर बाटी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर से सुनिए कि 40 तो अपन की 2 चीजें, फिर से 2 चीजें आपको याद करनी है कि 40% आवर्त बीजियों में पोलन जब किससे, एंथर से बाहर निकलता है तो वो 3 कोश की अवस्था में होता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर 40% आवर्त बीजी जो होते हैं, अगर आपसे पूछ सकता है कि अधिकांश में तो क्या हो गया आपका, पॉलिनेशन और जर्मिनेशन के बाद किसका निर्माण होगा, मेल गैमेट का। लेकिन 40% में मेल गैमेट का निर्माण कब हो रहा है, बिफोर पॉलिनेशन। आपके परागन की प्रक्रिया से पहले एंथर के अंदर ही पोलन 3 कोश की अवस्थाओं में, कितने कोश की अवस्थाओं में, 3 कोश की अवस्थाओं में क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इस तरह से 40% आवर्त बीजियों में परागकण 3 कोश की अवस्थाओं में रहता है और 60% में कितने में रहता है, 2 कोश की अवस्थाओं में है। अगर परसेंट ना दे और डायरेक्ट पूछ ले तो आपको ये वाला करना है कि अधिकांश, अगर लिख दे उस पर कि अधिकांश परागकण कितने कोश की अवस्थाओं में होते हैं, जब परागकोश का स्फुटन होता है या एंथर का डिआइसेंस होता है तो 2 कोश की अवस्थाओं में है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नोट है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अपन नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं पोलन की छोटी मोटी बातें हैं कि भाई पोलन के क्या क्या चीज़ें हैं, पोलन से होने वाले रोग देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इधर ही बता देता हूँ। देखिए पोलन से होने वाले यदि रोगों की बात करी जाए, ठीक है ना, तो देखिए पोलन से होने वाली डिजीज़ की यदि बात करी जाए, तो देखिए इससे आपका हे फीवर, ठीक है ना, इससे हो सकता है बेटा एलर्जी हो सकती है। क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। ठीक है ना, आपके ब्रोंकाइटिस अर्थात अपना श्वसनीय विकार हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। ठीक है ना ये सारे बीमारियां इससे हो सकती हैं। ठीक है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जो आपका सबसे महत्वपूर्ण, मतलब जो सबसे ज़्यादा एलर्जिक पोलन होता है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है बेटा पार्थेनियम। कौन सा होता है, पार्थेनियम। जो प्लांट है, इस पार्थेनियम की कहानी सुनिए। पार्थेनियम या इसी को बोलते हैं अपन बेटा
कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हिंदी में गाजर घास भी बोलते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं अपन सफ़ेद टोपी वाले पुष्प। इसके पुष्पों को क्या बोलते हैं अपन? सफ़ेद टोपी वाले पुष्प भी कहते हैं इन्हीं के पुष्पों को, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं बेटा कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास या कांग्रेस घास भी बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास भी या कांग्रेस घास भी बोलते हैं। क्योंकि अमेरिका से जब गेहूं इंपोर्ट किया था नेहरू जी ने, ठीक है ना, तो नेहरू जी कांग्रेस से थे, ठीक है ना, तो कांग्रेस घास तो गेहूं जब इंपोर्ट किया था तो उनके बीजों के साथ ये किसके पार्थेनियम के जो सीड थे वो बीज भी आ गए। और आपके आसपास आपने देखे होंगे हरे कलर की घास होती है जिसमें छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद पुष्प आते हैं। तो इसके पॉलन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं, ठीक है ना। तो याद रख लोगे पॉलन से होने वाली डिसीज़ नॉर्मल चीज़ें हैं। पॉलन से होने वाली डिजीज़ है फीवर, एलर्जी हो सकता है, आपका अस्थमा हो सकता है, फीवर भी आ सकता है तेज़ी से, ठीक है ना। ब्रोंकाइटिक डिसऑर्डर अर्थात आपकी जो श्वास नली जो होती है, श्वसनी जो होती है, ठीक है, श्वास नली श्वसनी से संबंधित विकार हो सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट एलर्जिक पॉलन कौन सा होता है? आपका पार्थेनियम का होता है। पार्थेनियम को ही बोलते हैं अपन कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। इसी के पुष्पों को क्या बोलते हैं? सफ़ेद टोपी वाले पुष्प। इसी को कांग्रेस ग्रास या कांग्रेस घास भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके यूएसए से जब आपने वीट जो गेहूं जो थे उनको इंपोर्ट जब किया था तो इंपोर्ट करने के टाइम पर ये उसके साथ आ गई थी, उसके साथ ये पूरे इंडिया में फैल चुकी है, ठीक है। जैसे आपकी जलकुंभी जो है ना पूरे जलाशयों में फैल चुकी है, सुंदर पुष्प के कारण लगाई थी, ठीक है ना, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, ठीक है, या बंगाल का आतंकी बोलते हैं, चैप्टर फर्स्ट में था, हट चुका है आपके, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं देखिए कुछ एक बात और देखिए कि पॉलन जो होता है, पॉलन के अंदर कई सारे देखिए पोषक पदार्थ के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट मैटर जो होते हैं, कंपाउंड न्यूट्रिएंट कंपाउंड जो होते हैं या पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसकी टैबलेट्स जो होती हैं बेटा, इसकी टैबलेट्स, ठीक है ना, इसकी सिरप जानते हो ना, पीने वाली सिरप वगैरह बनाई जाती हैं, जो किसको दी जाती हैं? आपके एथलेटिक्स जो होते हैं, खिलाड़ी वगैरह जो होते हैं, और आपके दौड़ने वाले घोड़े जो होते हैं, ठीक है ना, राइडिंग हॉर्स जिनको बोलते हैं अपन, ठीक है ना, राइडिंग हॉर्स जिनको बोलते हैं, या दौड़ने वाले घोड़े जो होते हैं, या आपके एथलेटिक्स वगैरह जो होते हैं, उनको ये दी जाती है, क्योंकि ये क्या करती है? दक्षता बढ़ाती है, ठीक है ना, क्षमता को क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्लियर है बात? क्षमता को क्या करती है? इंक्रीज करती है, ठीक है। तो पॉलन के अंदर बहुत सारे पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो आपके किस चीज़ में काम आते हैं? एक कंप्लीट फूड सप्लीमेंट के रूप में काम में लेते हैं, टैबलेट्स के रूप में काम में लेते हैं, सिरप के रूप में काम में लेते हैं इसकी टैबलेट्स वगैरह को, ठीक है। किसको दी जाती है? एथलेटिक्स लेते हैं, ठीक है। आपके पश्चिमी प्रदेशों में ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है ना, पश्चिमी प्रदेश समझते हो ना, यूरोपियन कंट्री वगैरह में, ठीक है। उसके बाद इसमें बात आई थी आपकी किसकी कि आपके दौड़ जो आपके राइडिंग हॉर्स जो होते हैं ना, जो रेस में जो दौड़ वगैरह लगाते हैं ना घोड़े, उनको दी जाती है, और आपके एथलेटिक्स को दी जाती है। क्लियर है बात? उसके बाद बात करते हैं पॉलन के बारे में एक और चीज़ कि जिस तरह से ह्यूमन के सीमन को संरक्षित रखा जाता है, या किसी भी अच्छी ब्रीड जो होती है जानवरों की, उनके सीमन को संरक्षित किस में रखा जाता है? तरल नाइट्रोजन में, या -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है जिसका, ऐसी को बोलते हैं अपन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है ना, तरल नाइट्रोजन। इस तरल नाइट्रोजन में क्या करा जाता है? प्रिजर्व रखा जाता है। प्रिजर्व मतलब समझते हो ना, संरक्षित। तरल नाइट्रोजन में संरक्षित रखा जाता है ह्यूमंस के वो। तो जिस तरह ह्यूमंस के को रखा जाता है, इसी तरह आपके कुछ खास पॉलन जो होते हैं, ठीक है ना, कुछ खास पॉलन जो होते हैं, या जो अच्छी किस्म के पॉलन होते हैं, उनके पॉलन को भी अपन तरल नाइट्रोजन में क्या रखते हैं बेटा? प्रिजर्व रखते हैं या संरक्षित रखते हैं। क्या करते हैं? संरक्षित रखते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये याद रख लोगे, तरल नाइट्रोजन में क्या करा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में इनको संरक्षित रखा जाता है, जो आपके किस में काम आते हैं बाद में? ये कृषि क्षेत्र में, या इसी को बोलते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। किसमें? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ठीक है ना। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या होते हैं? काम आते हैं, जो आपके फसल से संबंधित जो क्रॉप जो ब्रीडिंग करी जाती है, ठीक है ना, उस समय ये क्या आते हैं? काम आते हैं, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। उसके बाद आता है लाइफ स्पैन ऑफ पॉलन, कि जो पॉलन होता है उसकी लाइफ कितनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है,
ठीक है, कोई भी टॉपिक इतना कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल से टॉपिक हैं, ठीक है ना। इस वजह से जल्दी जल्दी चल रहे हैं अपन, ठीक है। मेन जो था वो आपको समझा दिया, मेल गेमिटोफाइट का विकास जो था वो आपको समझा दिया कि आपके मेल गैमेट्स जो होते हैं उसका निर्माण किस तरह से होता है, उसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, दोनों कोशिकाएं जो होती हैं उनका क्या क्या काम है वो आपको बता दिया है। भाई जनरेटिव सेल मेल गैमेट बनाएगी, वो पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी, ठीक है। उसके बाद ये भी बता दिया कि जब पोलन एंथर से बाहर निकलता है तो कितने कोश की अवस्था में होता है, तो 60% में, तो कितने कोशिकीय में, 2 कोशिकीय में, बचे कुचों में 3 कोशिकीय अवस्थाओं में, ठीक है ना। 3 कोशिकीय अवस्थाओं में पूछ सकता है क्या क्या चीज़ होंगी, 2 तो मेल गैमेट होगी, 1 वेजिटेटिव सेल होगी, 2 कोशिकीय में 1 वेजिटेटिव सेल होगी और 1 जनरेटिव सेल होगी। क्लियर है बात यहाँ तक आज भाई समझ में क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट बात, लाइफ स्पैन ऑफ पोलन। जो पोलन होता है इस पोलन का जीवन काल कितना होता है वो देखिए आप। लाइफ स्पैन ऑफ पोलन, पोलन के किसकी बात करें बेटा, जीवन काल की यदि बात करी जाए, ठीक है। पोलन की यदि जीवन काल की बात करी जाए तो मेनली देखिए किस पर डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, अर्थात ताप पर डिपेंड करता है। साथ के साथ में ताप के साथ साथ ये ह्यूमिडिटी बोले तो किस पर डिपेंड करता है, आर्द्रता पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है और आर्द्रता पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन। जैसे आपकी होता है पोएसी फैमिली जो होती है, कौन सी फैमिली, पोएसी फैमिली जो होती है या, ठीक है, जिसको अपन पहले ग्रेमिनी कुल बोलते थे और इसको लोकल नाम क्या होता है, घास कुल जो होता है। कौन सा कुल, घास कुल, जिसके अंदर आपके मान के चलिए आपका कौन आता है, वीट आता है अर्थात गेहूँ आता है, और आपके कौन आते हैं, राइस आते हैं, चावल आते हैं, ठीक है ना, चावल आते हैं। इनके पोलन जो होता है, इनके पोलन की वैलिडिटी ओनली कितनी होती है बेटा, 30 मिनट। कितनी होती है, 30 मिनट होती है, ठीक है ना। 30 मिनट में ही इनका पोलन जो होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, स्टिग्मा पर पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। नहीं पहुँचा तो कोई अलग बात नहीं है, एटेंट ट्रायल मेथड चलता है, क्योंकि इसमें पोलन ही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करे जाते हैं इन कुलों में, ठीक है। तो पोलन पहुंच जाते हैं और जर्मिनेशन कर लेते हैं। 30 मिनट बाद इनका पोलन जो है उसमें जर्मिनेशन की क्षमता नहीं रहती है। लाइफ स्पैन का मतलब समझ रहे हो ना, कि पोलन के अंदर पोलन जर्मिनेशन की क्षमता कितने दिनों तक बनी रहती है, कि अर्थात उस पोलन को स्टिग्मा पर अगर आप डाल दे, ठीक है, तो वो आगे जर्मिनेशन करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितने दिन तक करने की उसमें क्षमता होती है, ठीक है ना। उस क्षमता को ही अपन बोलते हैं लाइफ स्पैन ऑफ पोलन या पोलन का जीवन काल। वो किस पर डिपेंड करता है, ताप पर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे पोएसी फैमिली जैसी को घासकुल बोलते हैं, जिसमें वीट और राइस आते हैं। इनका पोलन जो होता है वो पोलन जैसे ही एंथर से निकलेगा तो केवल कितनी समय तक, 30 मिनट तक वैलिडिटी रहेगी इसकी, अर्थात वैधता जो रहेगी वो कितने मिनट तक रहेगी, 30 मिनट तक रहेगी, ठीक है ना। इसी तरह आपकी सोलोनेसी, दूसरी आती है रोजेसी। सोलोनेसी फैमिली आती है और एक आपकी आती है रोजेसी फैमिली आती है। सोलोनेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली, सोलोनेसी में बताओ कौन कौन से आएंगे आपके, बैंगन आता है, टमाटर आता है, ठीक है ना। रोजेसी में आपका कौन आता है, रोज आता है, ठीक है। एक आपकी कौन सी आती है, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है ना। इन लेग्यूमिनेसी फैमिली, ये 3 फैमिली जो हैं, इनके परागकण जो होते हैं, इनके परागकणों की वैलिडिटी जो होती है बेटा वो लगभग कितनी होती है, 1 मंथ से अबव, मतलब 1 माह से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना, अबव 1 मंथ, ठीक है ना, अबव 1 मंथ होती है, 1 माह से ज़्यादा, ठीक है ना। तो याद रख लोगे, पोएसी फैमिली या घास फैमिली के पोलन की वैलिडिटी ओनली 30 मिनट होती है। सोलोनेसी, रोजेसी, सोलोनेसी में मतलब आपके कौन आते हैं, टमाटर आता है, बैंगन आता है शायद, ठीक है ना, वो सभी आते हैं। उसके बाद आता है आपका रोजेसी जिसमें रोज आता है। लेग्यूमिनेसी में आपकी दाल वगैरह जितनी भी आती है, मूंगफली वगैरह वो आते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इनके पोलन जो होते हैं वो 1 माह से ज़्यादा तक वैलिड रहते हैं। मतलब वैलिड का मतलब आप जानते होंगे कि पोलन जर्मिनेट कर सकता है, अर्थात उसका पराग जो जर्मिनेशन मतलब अंकुरन वो कर सकता है, कितने दिन तक, 30 दिन तक भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इवेंट्स इन एंड्रोचियम अर्थात पुमंग के अंदर जितने भी आपके क्या थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो थे, ठीक है, वो सभी समाप्त होते हैं। आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं इवेंट्स इन गाइनोसियम, कि जायांग जो होता है उस जायांग के अंदर आपके कौन कौन से इवेंट संपन्न होने वाले हैं, ठीक है। तो वो जायांग की संरचना पढ़नी है अपने को, कि गाइनोसियम की स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसमें आपकी
गाइनोसियम की स्ट्रक्चर पढ़नी है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़नी है, उसके बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट जो कि कितना बनता है 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनती है, उन सभी के बारे में कि उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, जो 7 सेल जो स्ट्रक्चर जो बनी है उसमें जो जो कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ठीक है, उन सेल्स का क्या क्या काम होता है वो आगे हम चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, वो बात मत भूल जाना, 12th क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग जो है उसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 29 से ही स्टार्ट हो चुके हैं, सभी बच्चे भरिए, ठीक है ना, आराम से। उसका केवल 12th का सिलेबस आता है, 12th आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पहले भी खूब परसेंट बनाई है तो 12th आप पढ़ ही सकते हो आराम से। और हो सकता है तो हम भी शायद बैच स्टार्ट करें बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है ना, आफ्टर 5 जून, 5 जून के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए, ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।